हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि एकदम बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब अगर वैसे देखा जाए तो हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही है, बट मैं आपको, क्योंकि कंपटीशन में कभी कभी सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर पे भी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर के लिए पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। तो बच्चों, जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग चल रहे हैं सबसे पहले पढ़ने क्या, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो सवाल पैदा होता है कि सर ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है क्या। तो देखिए, that expression which gives direct relation between concentration of reactant and time is called integrated rate law। फिर से रिपीट कर देता हूं कि, या कहो तो यहीं पे लिख भी देता हूं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है। that expression which gives direct relation between concentration of reactant and time is called integrated rate law। यानी कि वह एक्सप्रेशन या इस कम्स अंडर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ऐसे लिख दो तो ज्यादा ग्रामेटिकली शुद्ध हो जाएगा। इट कम्स क्या लिखा है, दैट एक्सप्रेशन विच गिव्स डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम is comes under integrated rate law। तो देखें, हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन है जिसमें R से P बन रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो हम रेट निकालते हैं वो दो तरीका मैंने आपको बताया है। सबसे पहला तरीका मैंने बताया है आपको रेट बाई रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर दियर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नो, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। रेज टू द पावर हमेशा क्या आता है, ऑर्डर आता है। तो यहां हमने क्या मान लिया है, पीछे के लेक्चर से आपको ये बात क्लियर होगी कि रिएक्शन का ऑर्डर कितना माना हमने, जीरो। तो यहां पर हम जीरो लेने के लिए कंपेल्ड है, बाधित है, हमको जीरो ही लेना पड़ेगा। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल्स टू के आर टू द पावर जीरो। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान देते हैं। अब बच्चों देखिए ध्यान से, दूसरा अगर हम निकालें रेट बाय डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या कहता है रेट का, कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद इन या with respect to time is called rate of any chemical reaction। Again I can repeat कि change in the concentration of product और change in the concentration of reactant with respect to time is called rate of reaction। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि by rate law से जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं तो माइनस dr/dt। ये शुरू के 2 लेक्चरों में ये सब कैसे लिखा जा रहा है बहुत डिटेल में पढ़ाया गया, आपको समझ में भी आया होगा अगर आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि है R gives P। ये किसको फॉलो करता है, सिंपली जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब एक ही रिएक्शन का रेट चाहे रेट लॉ से निकाला जाए और चाहे बाई डेफिनेशन निकाला जाए, वो अलग अलग तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही रिएक्शन का रेट हमेशा एक ही होगा। तो यहां हम अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2
इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर LHS बराबर है तो बट ऑब्वियस है कि RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या कि माइनस dr/dt ये बराबर है किसके, के r की पावर 0। इसको फाइनली हम अगर लिखें तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस dr/dt। किसी का भी पावर जब 0 लग जाता है तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, इट विल कन्वर्ट इनटू 1। आगे चलते हैं, जरा देखिए, अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि dr इज इक्वल्स टू माइनस के dt और हम इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन कर दें। डेफिनिट इंटीग्रेशन नीट वाले तो नहीं समझेंगे, लेकिन जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग वाले, वो तो समझेंगे। लिमिट लगा देते हैं तो देखिए, अगर हम t की वैल्यू 0 कर दिए, लिमिट लगा के जो भी इंटीग्रेशन किया जाता है, वो जिनका मैथ नहीं है वो ये जान ले कि उसे डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, उसमें कांस्टेंट नहीं आता। जब t 0 था तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान लिया कितना है, 0। और जब t कोई टाइम है, सपोज t, तो उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, RT। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि R0 और RT में कौन बड़ा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि R0 बड़ा, क्योंकि जब किसी रिएक्शन को तुम समय दोगे तो रिएक्टेंट समय के साथ टूटता है और प्रोडक्ट समय के साथ बनता है। तो किसी टाइम t पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो सदैव इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो अगर यहां आपसे कभी कोई पूछे कि RT और R0 में कौन बड़ा है, तो हमेशा जवाब होना चाहिए आपका कौन बड़ा है, R0। शुरुआती स्थिति में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो थोड़े टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन होगा उसके कंपेयर में हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। बट ऑब्वियस, बिल्कुल ये बात क्लियर कट है। आगे अगर हम चलें और इसका इंटीग्रेशन कर दें तो जिस प्रकार dx का इंटीग्रेशन x होता है, उसी प्रकार dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अपर लिमिट हमारे पास क्या है, RT है, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, R0 है, लगा दिया। ये किसके बराबर हो गया, माइनस के बाहर आ गया, dt का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है। लिमिट्स पुट कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन बनके तैयार हो जाएगा, क्या, हमारे पास रिलेशन बनके तैयार हो जाएगा RT माइनस का R0 इज इक्वल्स टू माइनस के T माइनस 0। ठीक है, तो अब इसको अगर अपन लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, RT और इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस R0। अब इस रिलेशन को जरा आप ध्यान पूर्वक देखिए, तो अगर ध्यान पूर्वक आप इस रिलेशन को देखेंगे तो आप कुछ जान पाएंगे। देखिए, RT इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t एंड हियर t इज द टाइम। यहां रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में सीधा रिलेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और डेफिनेशन अगर आप गौरपूर्वक देखेंगे तो डेफिनेशन कहता है कि दैट एक्सप्रेशन व्हिच गिव्स डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम इज कॉल्ड is comes under integrated rate law। यानी कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें ये मैसेज देता है, हमें ये बताता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के रिस्पेक्ट में किस तरह से परिवर्तित होगा, किस तरह से चेंज होगा, मीन्स हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल वेरी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां बात होती है ग्राफ की। अगर हमारे पास जो रिलेशन आया, that relation is like RT is equals to minus KT plus R0। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं और आगे की तरफ चलते हैं, और ये मान लीजिए मैंने y है, ये माइनस, ये x है और ये c है, यानी कि जो हमारा टाइम है अगर उसको हम x एक्सिस पे प्लॉट कर दें और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है अगर हम उसको y एक्सिस पे प्लॉट कर दें, कुछ इस तरह से, यानी कि y एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को प्लॉट कर दिया जाए और x एक्सिस पे किसको प्लॉट कर दिया जाए, टाइम को प्लॉट कर दिया जाए, तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा विथ नेगेटिव स्लोप। अगर अपन स्लोप की बात करें तो स्लोप किसके बराबर होता है, माइनस एम के, वो ये किसके बराबर है, यहाँ पे माइनस के बराबर है, यानी स्लोप m है, माइनस का मतलब है नेगेटिव स्लोप है। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात
समझ में आई होगी। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ हमने देखा कि अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो किस प्रकार रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी करता है। आगे चलेंगे बच्चों और कुछ चीज़ें सीखते हैं। सबसे नेक्स्ट में आ गया इसका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का नाम सुन के ही इसका काम समझ में आ जाता है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। हाफ लाइफ वह टाइम डिफरेंस है जिसमें रिएक्टेंट अपने ओरिजिनल अमाउंट का आधा बचता है। मीन्स कि इट इज दैट टाइम डिफरेंस, it is that time difference within which reactant remains half of its original concentration, original कंसंट्रेशन। गौरपूर्वक देख लीजिए क्या कह रहा है। यह वह समय है जब रिएक्टेंट अपने वास्तविक कंसंट्रेशन का कितना बचता है, आधा बचता है। तो आइए जरा इसके बारे में थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। देखिए, अगर बच्चों मैं कह दूं कि जो टाइम है वो किसके बराबर हो जाए, टी हाफ के बराबर हो जाए, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कितना हो जाएगा, R0/2 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि टी हाफ वह समय है जिसमें रिएक्टेंट अपने वास्तविक अमाउंट का आधा टूट चुका होता है। मीन्स टी हाफ इज दैट टाइम डिफरेंस विद इन विच रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। अगर कोई चीज अपने वास्तविक अमाउंट का आधा बचा हुआ है, इसका क्या मतलब है, आधा टूट चुका है। भाई मेरे पास 100 रुपए थे, मेरे पास आधा रुपए बचे हैं, यानी आधा खर्च हो चुका है। 50 बचे हैं तो 50 खर्च हो चुका है। अगर रिएक्टेंट आधा बचा है, इसका मतलब आधा टूट गया है। तो अगर मैं समय को टी हाफ ले लूं तो RT झट से क्या हो जाएगा, वास्तविक अमाउंट का आधा हो जाएगा। बिकॉज RT इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T एंड दैट टाइम T इज हियर कंसीडर्ड एज अ हाफ लाइफ। तो अगर मैं यहां लिखूं फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हम लोग क्या सीखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हम लोग जानते हैं कि RT इज इक्वल्स टू -KT प्लस R0, बिल्कुल जानते हैं। अगर मैं यहाँ T की जगह क्या डाल दूंगा, T हाफ डाल दूंगा, तो RT झट से क्या हो जाएगा, R0/2 हो जाएगा, जैसा कि पीछे हमने देखा। तो यहाँ पुट कर दीजिए R0/2, ये किसके बराबर हो गया, -KT हाफ के, और ये किसके बराबर हो गया, R0 के। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, KT हाफ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, R0 माइनस R0/2। अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं तो T हाफ किसके बराबर हो जाएगा, ये ऊपर कितना आ जाएगा, R0, और यहाँ अपॉन कितना आ जाएगा, 2K आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर इसे ध्यान से देखो तो कुछ जान पाओगे कि यहाँ से पता लग रहा है कि जो टी हाफ है जीरो ऑर्डर का, वो रिएक्टेंट के इनिशियल अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एक ही रिएक्शन में अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को बदल दिया जाए किसी रिएक्टेंट के, तो जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है और हम उसी रिएक्शन को दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ कराते हैं, एक बार शुरुआत में उसकी मात्रा कुछ होती है, दूसरी बार शुरुआत में उसकी मात्रा कुछ होती है, तो अगर दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन से हम रिएक्शन कराते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों स्थितियों में जो हाफ लाइफ है वो अलग अलग आती है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा स्टार लगा करके, कि मीन्स हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग इसको देखते हैं कि ये आया टी हाफ इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख देते हैं अपन 1/2K इंटू R0। अगर हम y एक्सिस पे टी हाफ को प्लॉट कर दें और x एक्सिस पे R0 को प्लॉट कर दें,
तो m स्लोप की जगह को कौन ले लेगा, 1/2k। अगर हम लोग इसको इस तरह से देखें तो हमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी, यानी कि ये ओरिजिन से जाने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। आपको मालूम होगा y = mx, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये सभी बच्चों को मालूम ही होनी चाहिए। साइंस जो लिया है उसको ये आना चाहिए। ये अगर हम ऐसा खींच देते हैं तो ज़रा देखिए, यहाँ पर t½ प्लॉट कर दीजिए, यहाँ पर r0 प्लॉट कर दीजिए। मीन्स दिस इज द ग्राफ ऑफ t½ वर्सेस r0, इन विच केस इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्यारे सरकार, थियोरेटिकल हिस्से में थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे चल करके आपको बातों को समझाते हैं। देखिए, अगला जो हमसे कह रहा है t½ हो गया, t 100% कह रहा है। t 100%, अगर इसको वैसे ऐसा लिखते हैं t 100%, इसका क्या मतलब है? t 100% वह समय है जब कोई रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। मीन्स दैट टाइम डिफरेंस विद इन विच ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड t 100%। या हम कह सकते हैं कि दैट टाइम डिफरेंस विद इन विच एनी केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड t 100%। तो जरा समझने की कोशिश करिएगा इसको। अगर बच्चों t को मैं t 100% मान लेता हूं तो इसका मतलब जो रिएक्शन था R gives P वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने का क्या मतलब है? कंप्लीट होने का सिंपल सा मतलब है कि सारा का सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो रिएक्टेंट बचा कितना? 0। यानी कि अगर हम T को t 100% कंसीडर कर लें तो जो RT है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t, वो यहाँ क्या हो गया? t 100%। तो वो बचेगा कितना? 0 बचेगा, क्योंकि रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो अगर ये 0 बचेगा तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें क्या समझाता है? हमें कहता है RT = -KT + R0। RT की वैल्यू अगर देखा जाए तो 0 है, माइनस K, T कितना है यहाँ? T 100% है, ये कितना है? R0 है। यहाँ से पता लग गया कि T 100% कितना हो जाएगा? R0/K। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब T 100% की कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होती हैं, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर को फॉलो करती हैं, वो लगभग 100% फिनिश होती हैं, क्योंकि उसकी कुछ वैल्यू आ रही है। अब अगर इसका ग्राफ में देखूं तो हमारा आया है निकल के T 100% = 1/K × R0। फर्स्ट पॉइंट कि T 100% इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी एक ही रिएक्शन में अगर हम दो अलग अलग बार इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग रखते हैं तो T 100% की वैल्यू ठीक उसी तरह से अलग अलग आएगी जैसे t½ की वैल्यू अलग अलग आती थी। यानी कि अब हम जरा देखो, इसको y एक्सिस पे प्लॉट कर दो, इसको x एक्सिस पे, तो द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन T 100% एंड R0 will also is like a straight line passing through the origin। ऐसा हो जाएगा। और इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप 1/K हो जाएगा। पीछे स्लोप बताया था कि नहीं? हाँ बताया था। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका जो स्लोप है वो 1/2K के बराबर हो जाएगा। प्यारे सरकार, इसी सिलसिले में आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं जीरो ऑर्डर के। वैसे तो आंखों से देख करके किसी रिएक्शन के ऑर्डर को इंसान नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता, बिकॉज कैलकुलेटिंग ऑर्डर ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। अगर वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है तो उसे आंखों से देख करके तो नहीं जाना जा सकता है, और ना ही इस प्रकार के क्वेश्चंस ऑथेंटिकल या लॉजिकल हैं कि एग्जामिनर आपसे पूछे कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर को फॉलो करती है, क्योंकि ये मेमोराइजेशन का पार्ट है। बट फिर भी कुछ रिएक्शंस कभी कभी किताबों में दी हैं और कुछ एक किताबों में एक आध क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए मैं कुछ 2-4-6 बातें बता देता हूँ। 2-4-6 रिएक्शन, इनको आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन का क्लोरीन से लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके HCl का बना देना,
तो ये रिएक्शन किसको फॉलो करती है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। अगर मैं बात करूं अमोनिया का मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का दे देना, दिस रिएक्शन ऑल्सो फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करूं HI का टूट करके गोल्ड के प्रेजेंस में H2 और I2 का देना इज ऑल्सो फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सेम टाइम अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक गैस है, इसको PH3, इसको फॉस्फीन बोलते हैं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन फॉस्फीन एंड फॉस्जीन। अगर मैं PH3 की बात करूं तो इसको बोलते हैं फॉस्फीन। अगर मैं COCl2 की बात करूं इसको बोलते हैं फॉस्जीन बोलते हैं। तो ये जानते रहिएगा। PH3 का निकिल के प्रेजेंस में टूट करके फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का बना देना इज ऑल्सो फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये कुछ रिएक्शन है जो मुझे याद है, बाकी मुझे भी नहीं याद है, क्योंकि भाई मैं याद करने वाली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता। मेरा भी मैथमेटिकल ही बैकग्राउंड रहा है, तो हम लोग इंजीनियरिंग वाले हैं, तो इंजीनियरिंग वाले थोड़ा याद कम कर पाते हैं। बच्चों ये रही कुछ बातें जीरो ऑर्डर के रिलेटेड। अब ये तो बुकिश लैंग्वेजेस थे जो किताबों में दिया रहता है। जो भी कुछ मैंने पढ़ा है इसमें मेरा कोई ख़ास रोल नहीं है, यानी कि मेरे मेहनत से, मेरे रिसर्च से, मेरे प्रैक्टिस से, मेरे वर्कआउट का इसमें कुछ भी खास रोल नहीं है। ये सारी बातें किताबों में दी हुई हैं। अब आगे चलते हैं और कुछ बेहतरीन सी बातों को देखते हैं जहां मेरा इनपुट है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वेरी इंपॉर्टेंट करके एक लाइन। ये लाइन इतनी ज़बरदस्त है कि बच्चों बड़े बड़े क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करने के लिए बच्चा खूब टाइम खाता है, उनको हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब ये भी आप जान लो कि जब हम नीट का या जेई का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वहाँ मैटर ये नहीं करता कि पेपर हमें आता है, वहाँ सिर्फ ये मैटर करता है कि क्या पेपर को हम कम समय में सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। पेपर सॉल्व कर सकते हैं डजेंट मैटर। मैक्सिमम बच्चा, मेरा पिछले 10 से 11 सालों का अनुभव है कि वही पेपर घर पे लेके जाता है और जबरदस्त परफॉर्म करता है। लगभग के लगभग वो 90% चीज़ों को सही कर देता है। मैक्सिमम बच्चों की बात बता रहा हूँ। लेकिन वही बच्चा, उसको जब एक टाइम लिमिटेशंस में, एक टाइम बाउंडेड सीरीज में काम करना पड़ता है तो वो उसमें थोड़ा बेचारा पैनिक हो जाता है। कारण है क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं तो आपको एक बेहतरीन टीचिंग स्किल से ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए बहुत अच्छा नॉलेज मिलना चाहिए, और साथ साथ आपका खुद का भी इनपुट बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। यानी कि आप अगर एक बार पूरे साल भर में 3 घंटे नहीं बैठ रहे हैं तो कैसे आप इस बात का उम्मीद लगा सकते हैं कि 2 साल बाद जब आप एग्जाम देंगे नीट का, या मान लो आप एग्जाम दे रहे हैं जेई का, मान लो नीट का एग्जाम दे रहे हो, 3 घंटे बैठ रहे हो, तो 3 घंटे कैसे आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। या उधर मान लीजिए जेई दे रहे हैं, कैसे आप परफॉर्म कर लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आपने पूरे 2 सालों में कभी भी 3 घंटे कंटिन्यूअस फुल इफिशियंसी से नहीं काम किया है। तो याद रखें, आपको भी इनपुट देना है और सभी अच्छे टीचरों को भी बढ़िया से इनपुट देना है। तो टीचर तो मुझे लगता है लगभग सभी लोग इनपुट देते ही हैं। बच्चों को भी खूब बढ़िया से लग करके इनपुट देना है। देखो ये बात इतनी जबरदस्त है कि बड़े बड़े क्वेश्चनों का खेल खत्म कर देगी। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ए से बी बनता है और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। यहां इसका 100 ग्राम था और 100 ग्राम था, 10 मिनट बाद इसका यहाँ 80 ग्राम बचता है। आगे बी सी में कन्वर्ट होता है, ये भी जीरो ऑर्डर का फॉलो करता है। अगेन 10 मिनट बाद इसका कितना होगा, 70 ग्राम बचेगा। आगे मान लो ये डी बनता है, ये भी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। 10 मिनट बाद ये कितना बचेगा, 60। अगर आप गौर पूर्वक देखो तो हर 10 मिनट पे 10 ग्राम कब हो रहा है रिएक्टेंट, यानी कि इक्वल समय में इक्वल अमाउंट टूटता है किसी भी जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में। और अच्छे से प्रमाणित कर सकता हूं। सपोज करिए कि R गिव्स B, इसमें इनिशियली इट इज A मोलर, इट इज 0, माना किसी टाइम T डैश पर इसका X अमाउंट टूट के इसका X बन जाता है। अगर हम
इंटीग्रेटेड रेट लॉ की मदद लें तो लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर जीरो। अभी जस्ट डेराइव किया था मैंने, अब देखो खेल शुरू हो रहा है। आर टी की जगह क्या लिख दोगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स माइनस के टी, और आर जीरो की जगह क्या लिख दोगे, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, एक्स क्या है, एक्स इक्वल्स टू के टी आ गया। यहां से पता लगा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि डिसोसिएटेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एक्स इज नथिंग बट डिसोसिएटेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जिस प्रकार से समय में बदलाव होगा उसी तरह से टूटे हुए अमाउंट में भी बदलाव होगा। अगर समय लगातार कांस्टेंट है तो टूटा हुआ अमाउंट भी लगातार कांस्टेंट होगा। हर 10 मिनट में 10 ग्राम टूट रहा है। अब इसका यूज क्या है, सबसे मेन बात, इसका यूज क्या है, यूज दिखाता हूं। बिना यूज जाने ये सारा का सारा खेल खराब है, मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है। यूज एक अच्छे से क्वेश्चन को यहीं उठा देता हूं। चलो मान लीजिए कि हमारे पास देता है, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन इन विच आर गिव्स 3p, ओके। इसके कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ हमको दिया है कुछ इस तरह से, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ दिया है। यहां हमको कोई टाइम दे देता है, सपोज इट इज अ 24 मिनट, सपोज इट इज अ 24 मिनट। अब हमसे कहता है कि जो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है इट इज 1 मोलर। तो हमसे पूछता है कि व्हाट इज द हाफ लाइफ, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखें, अगर हमें इसका हाफ लाइफ निकालना है तो देखते चलें। सबसे पहले मेथड 1, मेथड 1 में बच्चा क्या सोचेगा, r गिव्स 3p, 1 है शुरू में 0 बन जाएगा, 1 माइनस एक्स टूटा 3x टूटा। अगर हम देखें 24 मिनट पे तो देखो जो ग्राफ समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ जो बढ़ता है वो प्रोडक्ट होता है, और जो समय के साथ घट रहा है वो क्या होगा, रिएक्टेंट। भाई जैसे जैसे टाइम दोगे रिएक्टेंट की वास्तविक अमाउंट कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे टाइम देते जाओगे प्रोडक्ट का वास्तविक अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जो समय के साथ बढ़ रहा है वो कर्व किसका है, प्रोडक्ट का, और जो समय के साथ घट रहा है वो कर्व किसका है, रिएक्टेंट का। आगे चलें, अगर यहाँ हम देखें कि अगर ये t इक्वल्स टू 0 था, ये t इक्वल्स टू कोई टाइम t था, तो मान लिया कि अगर t कितना हो जाए 24 मिनट, तो जैसे ही t 24 मिनट होगा, देखो इस पॉइंट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन क्या है, सेम आ रहे हैं। तो सेम आ रहे हैं तो मैं 1 माइनस एक्स को किसके बराबर कर दूंगा, 3x, तो 1 बराबर हो जाएगा 4x, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। यानी कि जो टूटा हुआ अमाउंट है वो हमको पता लग गया। कितना टूटा है, 1/4 टूटा है, ठीक है। अब हमको अगर x की वैल्यू पता लग गई तो सबसे पहले ये जाने कि t हाफ के लिए हमें कहिए चाहिए क्या, t हाफ के लिए हमें चाहिए R0/2 के चाहिए। यानी कि अगर हम k पा जाए तो हमारा t हाफ आ जाएगा। अब x मिल गया तो k मिल ही जाएगा। देखिए कैसे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाएंगे। क्या कहता है, RT इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R0। RT क्या है जरा बताओ। यहाँ अगर देखा जाए तो हमारा RT क्या है, RT कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t है, तो 1 माइनस एक्स माइनस के टी, R0 कितना है 1, x की वैल्यू कितनी आई है 1/4 माइनस के टी 1, ये इधर चला गया के टी, ये 1 माइनस इधर गया तो ये 3/4 आया था। इट इज़ अगेन k कितना आ गया हमारा, ये t हमने यहाँ पे कितना लिया था 24 मिनट, तो 24, तो ये कितना आ गया 4, 1/4 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 इंटू 24 आ गया। देख लीजिए ध्यानपूर्वक, हमने RT की जगह 1 माइनस 1/4 पुट किया तो ये इधर जाएगा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4, इधर ले गए तो माइनस में आया तो 1 माइनस 3/4 करेंगे तो 1/4 आ गया। यहाँ से k की वैल्यू हमको निकल के आ गई। जैसे ही हमें k निकल के आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो, R0 की वैल्यू कितनी है दिस 2 इंटू 1/4 इंटू 24, फर्दर सॉल्व करोगे आगे चला जाएगा 4 इंटू 24/2, इसको सॉल्व करोगे 12 दूनी 24, तो 12 चौक कितना आ गया 48 मिनट 48 मिनट। इतना लंबा समय लग गया हाफ लाइफ निकालने में, इतना लंबा बवासीर मचाना पड़ गया।
और फाइनली हाफ लाइफ कितना निकल के आ गया, 48 मिनट आ गया। अब देखो इसको मैं चुटकियों में कैसे फाड़ देता हूं। अगर हम लोग जैसे ही ये बात पता लगा लिया, आगे हम इधर जाएंगे ही नहीं। मैंने देखा कि एक रिएक्शन था जिसमें रिएक्टेंट 24 मिनट में साफ साफ पता लग गया 1/4 टूट गया। तो ये 1 था अगर, और 1/4 टूट गया, अब यहां दिमाग लगेगा तो बचा कितना, 1 में से 1/4 घटा दो, 3/4 बचा। अब तुम्हारे पास ऊपर स्टेटमेंट है कि दुनिया की सभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट टूटती हैं, यानी कि अगले 24 मिनट में भी ये 1/4 ही टूटेगा। और जब 1/4 टूटेगा तो ये बचेगा कितना, आधा बचेगा। भाई 3/4 में से 1/4 तोड़ दोगे तो कितना बचेगा, 3/4 माइनस 1/4 करके देख लो, 1/2 बचेगा। यानी कि देखो जरा ध्यान से कि देख लेता हूँ फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, वेरी गुड, आ रहा है ना, हाँ, एक सेकेंड, आ रहा है, ठीक है। अब जरा देखें कि शुरू में कितना था 1, टूट बचा कितना, हाफ, यानी टूटा कितना। तो टूटा जो है वो जरा देखो कितना है, 1/4 प्लस 1/4, यानी आधा टूट गया। तो वह समय जिसमें कोई चीज़ आधा टूट जाए वही तो हाफ लाइफ होती है। तो वह समय कितना है, 24 + 24 48 मिनट। दोनों आंसर देख लीजिए सेम है। इस आंसर को पाने में बहुत टाइम लगेगा और ये ट्रेडिशनल मेथड है। इस आंसर को आप सट से पा सकते हैं, ये स्मार्ट मेथड है। इसमें मेरा इनपुट भी है, ये बुकिश इनपुट के बदौलत बोली गई बातें नहीं हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दैट इफ एनी केमिकल रिएक्शन फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स देन reactant dissociates equal amount within equal time difference। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी प्यारे सरकार। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे।